नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम आप लोगों को एमए सेकेंड सेमेस्टर साइकोलॉजी और पेपर 4 जिसका नाम है एडवांस न्यूरो साइकोलॉजी, ठीक है, और हिंदी में इस पेपर को बोलते हैं हम लोग उच्चतर न्यूरो मनोविज्ञान, ठीक है। इसी से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से देखने को मिलने वाले हैं, उसका पार्ट सेकेंड में आपको आज के इस क्लास में बताने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट हो चुका है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। यह आपका एक तरह से मॉडल पेपर है 2024 और 2025 का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सीरीज़ को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से डिप्रेशन हो सकता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम पूछा है जिसकी कमी से क्या डिप्रेशन हो सकता है। तो उसका नाम है, क्या नाम है, उसका नाम है सेरोटोनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से क्वेश्चन देखते जाइएगा। थोड़ा ये न्यूरोसाइकोलॉजी क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है, मतलब उसको ध्यान से समझना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस प्रकार का रोग है। ये किस प्रकार का रोग है, तो ये है ऑटो इम्यून विकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्लिप्ड ब्रेन स्टडीज से क्या निष्कर्ष निकाला गया है, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकाला गया है स्टडीज से, तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि दोनों मस्तिष्क गोलार्ध स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल थेरेपी में मुख्यतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल थेरेपी में क्या है, मनोचिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है, फार्माकोथेरेपी का भी, न्यूरो फीडबैक का, यानी कि सभी उपरोक्त सभी वाले आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन कर रहा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का क्या मतलब है। तो क्या मतलब इसका है, तो इसका मतलब है रोगों के बीच अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको शॉर्ट फॉर्म में PTSD बोलते हैं, का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें तनावपूर्ण घटनाओं का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी दवा ADHD जिसको हम अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, इसके लिए उपयोगी होता है। तो उस दवा का नाम है स्टिमुलेंट्स, जो दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो इसमें उपयोगी होती है। आगे कह रहा है कि ग्लूकोमा किसका विकार है। तो ग्लूकोमा विकार है, आप जानते हैं कि ग्लूकोमा विकार है किसका, आँख का विकार है, ठीक है। ग्लूकोमा आँख में होने वाला एक रोग है। 9वां कह रहा है, किस मस्तिष्क क्षेत्र में क्षति से भावनात्मक नियंत्रण में समस्या हो सकती है। तो यदि आप कहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्षति करेंगे तो क्या हो सकता है, भावनात्मक नियंत्रण में दिक्कत हो सकता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका मुख्य सिद्धांत है प्रत्येक गोलार्ध विशिष्ट कार्यों के लिए विशेषीकृत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं, यह कह रहा है कि अल्जाइमर रोग का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है। अल्जाइमर रोग का निदान करने के लिए जो परीक्षण उपयोगी है उसका नाम है न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पार्किंसन रोग का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है। मतलब पार्किंसन रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है, तो उसके लिए क्या है, MRI स्कैन परीक्षण उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि OCD जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हिंदी में इसको बोलते हैं मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति, का निदान किस परीक्षण से किया जाता है। तो इसका परीक्षण करने के लिए क्या है, ये जो तीनों ऊपर परीक्षण है सभी परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। पहला संज्ञानात्मक परीक्षण, व्यवहारिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, इसलिए डी वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्किज़ोफ्रेनिया के निदान में मुख्यतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसको हिंदी में मनोविकलता बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन, TBI के पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो TBI के पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कार्यों को बहाल
करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मेमोरी पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्मृति में सुधार। ए वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कराए किस तकनीक का उपयोग मेमोरी पुनर्वास में किया जाता है। तो उस टेक्निक का नाम है उपरोक्त सभी, यानी कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, व्यवहारात्मक थेरेपी, न्यूरो फीडबैक। इसलिए ये सभी उपरोक्त वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, किस न्यूरो साइकोलॉजिकल तकनीक का उपयोग भाषा विकारों के पुनर्वास में किया जाता है। तो उसका नाम है स्पीच थेरेपी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये कह रहा है न्यूरो साइकोलॉजिकल पुनर्वास के दौरान ध्यान विकार का उपचार किस तकनीक से किया जा सकता है। तो ध्यान विकार का उपयोग जिस तकनीक से किया जा सकता है उस तकनीक का नाम है ध्यान प्रशिक्षण, न्यूरो फीडबैक, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण। इसलिए उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन कर रहा है कि पार्किंसन रोग के पुनर्वास का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति के मोटर फंक्शन में सुधार करना। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है मनोविकार लक्षणों को कम करना। आगे बढ़ते हैं, किस तकनीक का उपयोग ADHD के पुनर्वास में किया जाता है। तो उस तकनीक का नाम है व्यवहारिक थेरेपी, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, फार्माकोथेरेपी। इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पुनर्वास में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो है शारीरिक थेरेपी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, TBI के बाद मेमोरी पुनर्वास का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है स्मृति में सुधार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पुनर्वास में न्यूरो साइकोलॉजिकल मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो पुनर्वास में न्यूरो साइकोलॉजिकल का उद्देश्य है संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कार्यों का मूल्यांकन। 26 क्वेश्चन देखते हैं, अल्जाइमर रोग के निदान में मुख्यतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अल्जाइमर रोग के निदान में क्या है, संज्ञानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। 27 क्वेश्चन देखते हैं, पार्किंसन रोग का निदान किस परीक्षण से किया जाता है। तो पार्किंसन रोग का निदान किया जाता है MRI स्कैन से। आगे बढ़ते हैं, 28, OCD ऑब्सेटिक कंपल्सिव डिसऑर्डर के निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या है, उपरोक्त सभी, यानी कि संज्ञानात्मक परीक्षण, व्यवहारिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के निदान में मुख्यतः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। ठीक है, आगे देते हैं 30 क्वेश्चन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के निदान में किस परीक्षण का उपयोग होता है। तो इसमें जिस परीक्षण का उपयोग होता है उस परीक्षण का नाम है MRI स्कैन। आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन, पार्किंसन रोग के उपचार में मुख्यतः किस दवा का उपयोग होता है। तो इसके उपचार में इस दवा का उपयोग होता है वो है डोपामिनार्जिक एजेंट्स। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखते हैं, डिप्रेशन के उपचार में कौन सी दवा सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो इसमें जो दवा सबसे अधिक उपयोगी होती है वो एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 33 कह रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया के उपचार में कौन सी दवा सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो इसके लिए जो दवा सबसे उपयोगी अधिक होती है वो है एंटीसाइकोटिक्स दवाएं सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। 34 क्वेश्चन देख रहा है, TBI के बाद किस थेरेपी का उपयोग सबसे ज़्यादा अधिक किया जाता है। तो वो थेरेपी का नाम है शारीरिक थेरेपी। TBI के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है शारीरिक थेरेपी का। 35 कह रहा है, पार्किंसन रोग के उपचार में फिजिकल थेरेपी का उद्देश्य क्या है। तो इसमें फिजिकल थेरेपी का उद्देश्य है कि मोटर फंक्शन में सुधार करना। 36 कह रहा है कि न्यूरो साइकोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य है संज्ञानात्मक कार्यों का विश्लेषण और भविष्यवाणी। 37 क्वेश्चन कह रहा है, न्यूरो साइकोलॉजी में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किया जाता है संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरो साइकोलॉजी में जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीन थेरेपी का, तो जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है
जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है अनुवांशिक विकारों का उपचार। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में न्यूरो इमेजिंग तकनीक क्या है, का उद्देश्य क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका उद्देश्य है कि मस्तिष्क के संरचना का अध्ययन। 40 क्वेश्चन कर रहा है न्यूरोसाइकोलॉजी में ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसको TMS बोलते हैं, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है संज्ञानात्मक कार्यों के सुधार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में बिग डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिग डेटा का उद्देश्य मुख्य है कि बड़े पैमाने पर संज्ञानात्मक और व्यवहारिक डेटा का विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, 42 क्वेश्चन देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में न्यूरो फीडबैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कार्यों का सुधार। आगे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको BCI बोलते हैं, का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार का सक्षम करना। आगे बढ़ते हैं, 44 क्वेश्चन न्यूरोसाइकोलॉजी में न्यूरोप्लास्टिसिटी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का अध्ययन किया जाता है मस्तिष्क की कार्यात्मक क्षमताओं में बदलाव को समझने के लिए। 45 क्वेश्चन देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में फंक्शनल MRI, जिसको fMRI बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें मस्तिष्क की कार्यात्मक गतिविधियों का मापन किया जाता है। 46 क्वेश्चन देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में कनेक्टोमिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कनेक्टोमिक्स का मुख्य उद्देश्य होता है मस्तिष्क के नेटवर्क और कनेक्शनों का विश्लेषण। 47 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में बायो मार्कर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बायो मार्कर का मुख्य उद्देश्य होता है बीमारियों का प्रारंभिक निदान और निगरानी। आगे बढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में ऑप्टोजेनेटिक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्टोजेनेटिक्स का उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के विशिष्ट न्यूरॉन्स को नियंत्रित करने के लिए। 49 क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी में फंक्शनल कनेक्टिविटी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी में फंक्शनल कनेक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार का विश्लेषण करने के लिए। आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी में ट्रांसलेशन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ट्रांसलेशन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है कि शोध निष्कर्षों का क्लिनिकल अनुप्रयोगों में बदलना। ये आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी कई पार्ट आएंगे सेकेंड सेमेस्टर के भी, फोर्थ सेमेस्टर के भी के लिए, इसलिए आप लोग जो है आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।